जब भी कभी इंसान की लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आए हैं, उन चैलेंजेस को उसने हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया है। चाहे वो हमारी देश में अंग्रेज़ों का आना हो, तो अंग्रेज़ों को भी एक लिमिट तक रहे थे, उसके बाद हमने उन्हें भगा दिया था। अब हम कोविड की भी बात कर लें तो कोविड को भी हम अलविदा कह चुके हैं। तो जब हमारी लाइफ में एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन जैसे कोई चैलेंजेस आते हैं तो हम इन्हें अलविदा क्यों नहीं कह पाते? क्यों नहीं हम इन्हें अपनी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर पाते हैं? ये कोई बहुत बड़े चैलेंजेस नहीं है जिसे कि हम ख़त्म नहीं कर सकें। हम इन्हें बहुत आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ इस वीडियो को एंड तक देखना है और उसमें जो स्टेप्स बताई गई हैं उन्हें फ़ॉलो करना है। बिल्कुल बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि हम आसानी से फ़ॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक 1 मिनट की यानी कि 60 सेकंड की एक एक्सरसाइज़ बताऊँगी, जिसे आप अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करते हैं तो आप हमेशा हमेशा के लिए खुश रह सकते हैं। तो एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हमने तो सिर्फ़ रस्सी को साँप समझा हुआ है। ये प्रॉब्लम्स आती हैं, सबकी लाइफ में आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो अप्स एंड डाउन्स आने का मतलब ये नहीं है कि हम उसके अंदर डूब जाएँ। अगर अप आए हैं तो डाउन भी आएगा ही आएगा। तो हमने डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी को इतना बड़ा क्यों बना लिया अपनी लाइफ में? इसमें बड़े-बड़े सीवियर केसेस हमको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए ठीक है, अगर मान लो सीवियर केसेस हो गए तो उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो डॉक्टर जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें जनरली वो सप्रेसर दे देते हैं। तो इसमें जो पेशेंट होता है वो ज़्यादातर समय सोता रहता है और सोने की वजह से उसका दिमाग जो होता है वो शांत हो जाता है। लेकिन ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। आपने तो देखा होगा जो भी इस तरह के पेशेंट होते हैं, उनकी दवाइयाँ कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, बंद नहीं की जाती हैं। उन्हें वो हमेशा लेते रहना पड़ती हैं। तो क्या ये ऐसी बीमारी है जिनका कोई इलाज नहीं किया जा सकता? ये वैसे ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता है। इसमें आपको कुछ सिंपल से स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ, वो आपको फ़ॉलो करना है। अब पहले तो जो भी पेशेंट एंग्ज़ायटी वाला होता है, वो ये मानता ही नहीं है कि उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है। अब जब कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो मानेगा ही नहीं, तो उसे हम ट्रीट कैसे करेंगे? और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ वो नहीं मानता, उसके फैमिली मेंबर्स भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कतराते हैं। क्योंकि जनरली लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब है इंसान पागल हो गया है। अब जब हमें हार्ट की प्रॉब्लम होती है या हमारी बॉडी में कोई दूसरे ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है तो हम उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, बड़े से बड़ा डॉक्टर देखते हैं और जितना भी खर्चा आता है हम करते हैं और फिर ठीक होने के बाद उसके किस्से कहानी लोगों को सुनाते हैं कि हमने इस डॉक्टर से इलाज करवाया, इतना-इतना खर्चा हमारा हुआ। ये बताते हुए हम बड़ा प्राउड फ़ील करते हैं। वहीं ब्रेन की बात आ जाती है तो हम इलाज करवाने ही नहीं जाते। हम पूरी लाइफ़ अपने इस नेक के नीचे वाले पार्ट की देखभाल करते रहते हैं, ब्रेन की साइड का भी कोई ध्यान नहीं देते हैं, जबकि वो हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। अगर ब्रेन हमारा ठीक से काम नहीं करे तो अब हम एक सिंगल फिंगर तक नहीं हिला सकते। तो हमें ब्रेन का पूरा ध्यान रखना चाहिए और ब्रेन की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि वो पागलपन है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जैसे कि हार्ट अटैक नहीं होता, उसी तरह से हर ब्रेन की प्रॉब्लम पागलपन नहीं होती। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसका जो फर्स्ट स्टेप है, उसमें आपको एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन जो भी हो रहा है, जिस वजह से भी हो रहा है, उस कारण को आइडेंटिफ़ाई करना है और इसे आप खुद ही कर पाएँगे क्योंकि आपके बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये आप ही बेटर जान सकते हैं। अब वो आपकी प्रॉब्लम जॉब से रिलेटेड हो सकती है या जॉब नहीं मिल रहा है, इस वजह से हो सकती है या फिर आपके रिलेशन्स में प्रॉब्लम हो सकती है, मनी से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं या कोई हेल्थ से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं। कारण कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर आप उसकी वजह से डिप्रेस हो रहे हैं या फिर आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, तो आपको उस कारण को आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा। जब आप एक बार आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कि किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके बाद आपको एक नोटपैड लेकर उसमें 2 कॉलम बनाना है। एक साइड कॉलम में लिखना है कि क्या-क्या आपके कंट्रोल में है, मतलब वो जो प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड आप क्या-क्या कर सकते हैं जो कि आपके बस में है।
जब आपने उस कारण को आइडेंटिफ़ाई कर लिया और उसको लिख लिया कि क्या-क्या आपके कंट्रोल में, जैसे कि मान लीजिए कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपके कंट्रोल में है, कितने घंटे आप पढ़ाई करेंगे वो आपके कंट्रोल में है। ये सब आप जब आप लिख लेते हैं और क्या-क्या कर सकते हैं, ये भी आप लिख लीजिए। जब आपने ये लिख लिया कंट्रोलेबल चीज़, तो अब दूसरी साइड लिखिए कि क्या आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। वो रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में भी हो सकता है, वो रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में नहीं भी हो सकता है। अब अगर आपके फ़ेवर में वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो हमको डिप्रेशन हो जाता है, हम ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन हमें उसके लिए डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिज़ल्ट हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में तो प्रिपरेशन करना है। तो जब एक बार आप एग्ज़ाम दे देते हैं, तो उसके बाद आप डबल पूरी फ़ोर्स के साथ, पूरे अटेंशन के साथ फिर से उसी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप सिलेक्ट हो जाए। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा उसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, और अगर सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो आप फिर से उस एग्ज़ाम को देने की तैयारी कर रहे हैं। तो 2 बात इस केस में हो सकती थी, या तो आप फिर से तैयारी में जुट जाएँ, और दूसरा है कि आप उसमें बैठकर डिप्रेशन में आप आ जाएँ। तो चूज़ आपको करना है कि आपको तैयारी में जुटना है या डिप्रेशन में जाना है। अब जब ये एक फर्स्ट स्टेप आपने ले लिया, आइडेंटिफाई कर लिया अपना, तो अब आप दूसरा स्टेप ये ले सकते हैं कि ओवरथिंकिंग ना करें। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट में रह के करें। जनरली हम लोगों की टेंडेंसी क्या होती है, हम पास्ट को याद करते रहते हैं कि अरे एक दिन उसने ऐसा कह दिया था, फला दिन ऐसा हुआ था, उस दिन ऐसा हो गया था। अब हम बैठे हैं उसी उसी चीज को याद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में अब वापस नहीं आ सकती है। पास्ट कभी भी किसी की लाइफ में वापस लौट के नहीं आया है, तो आपकी लाइफ में भी नहीं आएगा। तो जो हो चुका है उसे जाने दो, लेट गो करो। और दूसरा हम ये करते हैं कि फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं। अब फ्यूचर तो आज तक किसी की भी लाइफ में नहीं आया है, तो आपकी लाइफ में भी नहीं आएगा। तो ना पास्ट को सोचिए, ना फ्यूचर को सोचिए, रियलिस्टिक रहिए, तो प्रेजेंट की बात करिए। आज की डेट में आप लाइव हैं, आप कैपेबल हैं, आप जो भी कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उसके बारे में विचार करिए और उसके बारे में काम करिए। गीता में कहा गया है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, उसको आप अपने पूरे अटेंशन के साथ, पूरे फोकस के साथ कर लीजिए। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, तो उसकी चिंता मत करिए। अगर किसी ने आम के पेड़ का बीज बोया है, तो बड़े होकर वो आम ही देगा। अगर किसी ने नीम बोया है, तो बड़े होकर वो निबोली ही देगा। अब बैठकर सोचने से कि मेरा नीम का पेड़ आम देने लग जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, चाहे हम किराए से ही लोग क्यों ना लगा लें वो चिंता करने के लिए। तो आपने जो काम किया है उसी का फल आपको आएगा। अब हो सकता है जो एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सिलेक्ट ना हो। आप सिलेक्ट नहीं हुए तो कोई बात नहीं, इसमें डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज हो गई है, और नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने खान सर हैं। खान सर का एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आज की डेट में ये बताइए कि कौन है ऐसा जो उनको नहीं जानता? अब सपोज़ उस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया होता, तो बताइए क्या आप और मैं उनका उनको जान रहे होते? हम शायद नहीं जान रहे होते। तो उन्होंने अपनी नॉलेज का पूरा उपयोग किया। अब उनके पास भी ऑप्शन था डिप्रेशन में जाने का, एंग्ज़ायटी में जाने का, लेकिन इसके बदले में उन्होंने उस नॉलेज को यूज़ करना पसंद करा। तो आप भी एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, आगे की तैयारी करिए। अगर नहीं हुए हैं तो उस नॉलेज को यूज़ करिए। तीसरा जो स्टेप आपको लेना है वो फियरलेस रहना है आपको हमेशा। हमें डर किस बात का होता है? हमें डर हमेशा उसी बात का होता है जो काम हमें करना नहीं आता है। अब मान लीजिए आप एग्ज़ाम का डर आपको हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। किसी को स्टेज पे बोलने का डर होता है, तो स्टेज पे बोलने का डर तभी होता है जबकि उसे ये नहीं पता है कि उसे किस टॉपिक पे बोलना है, और उसकी उसने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की होती है। अगर उसको टॉपिक पता है, उसने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, उस टॉपिक को बोलने की अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, तो उसे स्टेज पे बोलने का डर नहीं होगा। तो अपने डर को आइडेंटिफाई करिए कि वो क्यों हो रहा है, एंड मीट द प्रॉब्लम एंड बीट देम। तो जो भी आपके डर की वजह है, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद
उस डर के पीछे पड़ जाइए हाथ धो के कि अब या तो ये रहेगा मेरी लाइफ में या फिर मैं रहूँगा मेरी लाइफ में। तो आप हमेशा मैं रहूँगा मेरी लाइफ में ये वाला ऑप्शन चूज़ करिए और उस डर को हमेशा के लिए भगा दीजिए उस स्किल के मास्टर बनकर। ये 3 स्टेप अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, तब आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये एंग्जायटी, डिप्रेशन जैसी जो चीज़ें हैं, आप ये पूछेंगे कि ये क्या होती हैं? ऐसी कोई चीज़ लाइफ में नहीं होती है। हाँ, तो डेफ़िनेटली इस तरह की चीज़ें कोई लाइफ में होती ही नहीं है, इन्हें तो हमने ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में डाला हुआ है। तो इन्हें अलविदा करिए। सबसे पहले तो आप अपने जो आपका रीज़न है उसको आइडेंटिफ़ाई करिए, किस वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा है। आइडेंटिफ़ाई करने के बाद जो कंट्रोल में है आपके, उस काम को करिए। अनकंट्रोलेबल चीज़ को आप अपने यूनिवर्स को छोड़ दीजिए, वो उसका काम है, वो देखेगा। आप अपना काम कर लीजिए। दूसरा काम ये करिए, ना पास्ट में रहिए, ना फ्यूचर में रहिए, आप सिर्फ प्रेज़ेंट में रहिए। तीसरा काम आप ये कर सकते हैं, जो आपके डर की वजह है उसको आइडेंटिफ़ाई कर लीजिए। आइडेंटिफ़ाई करने के बाद उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाइए और उसे अपनी लाइफ से हमेशा के लिए अलविदा कह दीजिए। अब मैं आपको एक 1 मिनट की एक्सरसाइज बता रही हूँ। वो एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। आप बोलेंगे ये क्या है, ये तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन वही लाइफ हमारे जीवन का सार है। और जो योगी आप हमारे आपने सुने होंगे, योगी ऋषि मुनि, जो हमारा योग है उसमें, और जो भी मेडिटेशन करते हैं, वो सबसे पहले इसी से ही स्टार्ट करते हैं और इसी को ही साधना में अपने काम में लेते हैं। जब एक बार वो चीज़ उनकी लाइफ में सच जाती है, तो वो फिर अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक शांत जगह पे बैठ जाना है। अगर आप ऑफ़िस में भी हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। थोड़ी-सी शांत जगह देख लीजिए, क्योंकि 1 ही मिनट आपको यूज़ करना है। वहाँ बैठ जाइए, आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए और अब आप डीप ब्रीथिंग स्टार्ट करिए। तो जितनी आप डीप ब्रीथिंग करते हैं, आपका ब्रेन उतना शांत होता चला जाता है। तो 1 मिनट में जनरली जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो 14 से 16 टाइम ब्रीदिंग करते हैं। तो अगर आपका ये काउंट जितना कम होता चला जाएगा, अगर आपने इसे 4 से 5 बार लिया है, मतलब 1 मिनट में आप 4 या 5 बार ही ब्रीथ करते हैं, तब आप उस आपका जो दिमाग रहेगा वो बहुत शांत हो जाएगा। जितना ब्रीदिंग रेट आपका कम होगा, उतना ही दिमाग आपका शांत होता चला जाएगा। तो सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसे आप दिन में 4 से 5 बार करिए, जहाँ भी टाइम मिले वहाँ करिए। और ये वाली एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि जिन्हें प्रॉब्लम है वो करें, हर हेल्दी ह्यूमन बीइंग को अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए करना है।